अब से कुछ घंटे बाद ओडिशा के तट से टकराने वाला है ये तूफान। देखिए, यास तूफान पहले ये कहा जा रहा था कि बुधवार की शाम को तट से टकराएगा, लेकिन तूफान ने कुछ अपनी दिशा बदली है, जिसके बाद अब ये बुधवार की सुबह ही तट से टकराने जा रहा है। तूफान के वक्त बदलने की वजह से जो राहत एजेंसियां लगी हुई थी काम के लिए, उनके पास जरूरी इंतजाम के लिए करीब 12 घंटे का वक्त कम हो गया है। इसीलिए बचाव दलों ने अपना काम अब और तेज कर दिया है। तूफान का कहर देश के 5 राज्यों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, इसीलिए इन राज्यों में 100 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीम्स लगा दी गई हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों को तटीय इलाकों से हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। एबीपी न्यूज की टीम तूफान की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए हर जगह मौजूद है। बारिश हुई है और कितनी तेज हवा एक साथ, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े पेड़ गिरने लग गए हैं। सब পরার জন্য নীতি পরা শাড়ি এসব নিয়ে আমরা এখানে আসছি যে ये तैयारियां हैं उस तूफान से निपटने की, जिसकी दस्तक होने में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। बंगाल की खाड़ी से भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहे चक्रवात यास से मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा चुकी है। एबीपी न्यूज भी तूफान का हर अपडेट आपको पहुंचाने के लिए ग्राउंड पर पहुंच चुका है। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक एबीपी न्यूज रिपोर्टर की टीम मौजूद है। इस समय हूँ बालेश्वर के रिजर्व ऑफिस में, जहाँ पर तैयारियों का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि हवा तेज है, बारिश तेज है, लेकिन तैयारियां भी इस पूरी टीम की तेज हैं। कई टुकड़ियां तैनात हैं पूरे उड़ीसा में। ये वो सारी मशीन्स हैं जो लगातार तैयारियों के साथ रखी जा रही हैं, जिसमें गैस कटर है, वुड कटर है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं वो रहेगी। ओल्ड दीघा के तटीय इलाके में फिलहाल मैं खड़ा हूं और ये वो इलाका है जिसको कुछ देर पहले खाली कर दिया गया है। मिदनापुर में अब तक करीब 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीमों ने और नौसेना की टीमें भी। यास तूफान के ओडिशा के तट से टकराने की आशंका है और इसे बेहद खतरनाक तूफान की कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए पूर्वी भारत के कई तटीय राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यास का सबसे बड़ा हमला ओडिशा पर होगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी ये तूफान बड़ी तबाही मचाएगा। इन 2 राज्यों के अलावा तूफान का असर आंध्र प्रदेश पर भी होगा, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी होगा। ये लैंडफॉल का समय कल रात था, जो कि अब कल दोपहर तक हो गया और हो सकता है कल सुबह भी हो जाए। लैंडफॉल की जगह जो निर्धारित थी अब वो भी शिफ्ट हो रही है। धामरा के आसपास जा चुका है ये साइक्लोन, यानी कि दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। अब उत्तर में ही बालासर या फिर बालासर के आगे के इलाकों में इसका असर कम हो जाएगा। तूफान तट से टकराने से पहले ही अपना ट्रेलर दिखा रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान पेड़ गिरने से होता है, इसलिए जिन पेड़ों के गिरने से ज्यादा नुकसान होने का डर है, उन्हें पहले ही काट दिया जा रहा है। ये आपको अंदाजा लगा देगा कि कितनी तेज बारिश हुई है और कितनी तेज हवा एक साथ, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े पेड़ गिरने लग गए। आइडेंटिफाई करके इस तरह के पेड़ भी काटे जा रहे हैं और ये काट कर पेड़ को हटाया जा रहा है। उसका कारण है कि अगर ये पेड़ गिरा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, गिरने की वजह से बिजली की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। यहाँ तक कि आसपास के मकान पर अगर जोर हवा से गिरा तो लोगों का भी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही तूफान का सबसे ज्यादा तांडव जिन इलाकों में होने का खतरा है, उन्हें पहले ही खाली कराया जा चुका है। ओडिशा में तूफान सबसे ज्यादा खौफनाक रूप बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और मयूरगंज में दिखेगा। इसलिए यहाँ के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा चुका है। प्रशासन तटीय इलाकों में बसने वाले लोगों को रिलीफ कैंप में पहुँचा रहा है। ऐसे ही एक कैंप का एबीपी न्यूज ने जायजा लिया।
सरकार के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान यानी रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाना सबसे जिम्मेदार काम होता है, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अधिकतर ऐसा देखा गया है कि लोग अपना घर छोड़कर इन स्थानों पर जाने में बहुत कोताही बरतते हैं। ऐसे में उड़ीसा पुलिस ने बीड़ा उठाया है और लोगों को, हर उम्र के व्यक्ति को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इस रेस्क्यू सेंटर तक पहुँचाने के लिए घर से लेकर वहाँ तक का रास्ता तय करवा रही है। सी लेवल से 4 मीटर हाइट का अंदर में टोटल 246 विलेजेस है, उसमें पूरा कंप्लीटली इवैक्यूएशन प्रोसेस अभी तक भी जारी है। ओडिशा की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी तूफान से निपटने की तैयारी की गई है। पश्चिम बंगाल के दीघा से सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, इसलिए यहाँ भी तटीय इलाके खाली करा दिए गए हैं। ओल्ड दीघा में ज़्यादातर देखा जाता है जब लो टाइड का समय होता है तब समंदर बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक समंदर पहुँच गया। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही तैयार है और तालमेल बनाकर काम कर रही है। तीरवर्ती जो इलाका है यहाँ पे लगभग 50 से ऊपर रेस्क्यू सेंटर खुला गया है, जिसमें मोटा मोटी आपका 20-25 हज़ार आदमी को हम लोग रेस्क्यू सेंटर में पहुँचा दिया है और उसका खाना वाना का इंतजाम। यास से निपटने की इन तैयारियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तूफान कितना खतरनाक होगा। मौसम विभाग ने इसे बेहद शक्तिशाली तूफान की कैटेगरी में रखा है। सैटेलाइट से मिल रही तस्वीरों से भी ये साफ नजर आ रहा है कि समंदर में तूफान लगातार मजबूत हो रहा है। जिस वक्त तूफान तट से टकराएगा उस वक्त 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अभी ये तूफान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट की ओर बढ़ रहा है। तूफान से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड भी मोर्चे पर तैनात है। तूफान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 45 टीम तैनात की गई है, जबकि ओडिशा में 52, अंडमान निकोबार में 3, आंध्र प्रदेश में 6 और तमिलनाडु में 6 टीम तैनात की गई है। इसके अलावा बैकअप प्लान में सर्च और रेस्क्यू की 17 टीमें लगाई गई हैं। ओडिशा में फायर सर्विस की 177 टीमों को लगाया गया है और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 66 कंपनियां तैनात की गई हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके काल सुबह ओडिशा तट के पास जो धामरा पोर्ट है, धामरा पोर्ट की ईस्ट में लगभग 30 किलोमीटर दूर में ये केंद्रीभूत होगा और इसके बाद भी उत्तर पश्चिम दिशा पे ये गति करेगा। गति करके आप धामरा और बालासोर के बीच तट को पार करेगा। जब ये तट के पास जा रहा होगा कल सुबह से दोपहर तक, इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस में 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। इसके अलावा नेवी और कोस्ट गार्ड को भी मोर्चे पर लगाया जा चुका है। नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान समंदर को पूरी तरह से खाली करा रहे हैं ताकि कोई अनहोनी न हो। पूर्वी तट के सभी पोर्ट पर जहाजों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। चक्रवात से निपटने के लिए पारादीप पोर्ट पर 5 शेल्टर बनाए जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार की सुविधा है। कभी भी इतनी ज्यादा तादाद में टीमों की तैनाती इन राज्यों में नहीं हुई है। 8 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है एवं उड़ीसा में 1.5 लाख से के आसपास की आबादी को इवैक्यूएट कर सेफ स्थानों पर ले लिया गया है। तूफान की सबसे ज्यादा मार ओडिशा पर पड़ने का खतरा है, इसलिए यहाँ चक्रवात को तोड़ने के लिए मजबूत चक्रव्यूह बनाया गया है। 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है। कोशिश है कि तूफान से एक भी जान न जाए और लोगों को कम से कम नुकसान हो। तो जो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारा प्रोक्योर किया गया है। सैटेलाइट फ़ोन्स इनको प्रोवाइड किया गया है, वायरलेस सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये सब के माध्यम से उड़ीसा की रैपिड एक्शन फोर्स कंप्लीट रेडीनेस में है पोस्ट साइक्लोन रिकवरी और रेस्क्यू के ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है जो इवैक्यूएशन एंड लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट में भी लोकल पुलिस को हेल्प करेंगे। ओडिशा में तूफान की वजह से एक ऐसे खतरे की भी आशंका है जिससे पूरे देश में हाहाकार मच सकता है। वो है कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन। दरअसल समंदर में पूर्वी तट पर ऑक्सीजन के 24 प्लांट हैं। ये प्लांट देश भर में ऑक्सीजन भेज रहे हैं। तूफान से इन ऑक्सीजन प्लांट पर भी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए प्लांट की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ बैठक की और ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए। तटीय राज्यों में तूफान जोरदार हमला करेगा क्योंकि यहाँ चक्रवात सीधे टकराएगा, लेकिन यास का असर देश के कई राज्यों पर पड़ेगा।
चक्रवात की वजह से बिहार में तेज बारिश तो होगी, आसमानी बिजली भी गिरने की आशंका है। झारखंड में भी तेज बारिश के साथ हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत का मौसम भी यास की वजह से बदलेगा। साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट में इसका कुछ असर दिखेगा। हमने जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में आज कल हैवी रेनफॉल दिया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है। इसके अलावा परसों साउथ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी रेनफॉल होगा और अगले 5 दिन तक, 5 से 6 दिन तक राज्य में ऐसे ही लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है पूरे राज्य में। वो तीव्रता आगे कितनी रहेगी, कहां से कैसे चल रहा है और उसमें व्यापक असर किन किन जिलों पर पड़ेगा, ये सारी चीज़ों पर और उस पर जो है हमारे आपदा विभाग के द्वारा और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों पर भी हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। भारत के पूर्वी तट पर खतरनाक तूफानों से तबाही का एक लंबा इतिहास है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात सबसे ज्यादा ओडिशा को ही निशाना बनाते हैं। इसके अलावा इसका असर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश पर भी होता है। ओडिशा पर तूफान का सबसे बड़ा कहर 1999 में टूटा, जब एक सुपर साइक्लोन की वजह से यहाँ कोहराम मचा। इस तूफान में 9,885 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 2013 में फैलिन का कहर टूटा, जिसमें 23 लोगों की जान गई। लेकिन 2019 में जब फानी तूफान आया तो ऐसी तैयारियां की गई कि कोई जान नहीं गई। हालांकि 2020 में एम्फन तूफान में 5 लोगों की मौत हुई थी। यास से निपटने की तैयारी पूरी है और जरूरी भी है, क्योंकि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया जाएगा तो यास अपने नाम जैसी ही निशानी भी छोड़ सकता है। यास का मतलब निराशा होता है और इस तूफान का नाम ओमान ने रखा है। यास से निपटने के लिए जाबाज तैनात हैं। ज्यादातर लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं और बचे हुए लोगों को पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही एबीपी न्यूज की टीम भी हर राज्य में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आपको तूफान की तस्वीर भी पहुंचाएगी और उससे जुड़ा हर अपडेट भी देगी। और इस तूफान से जुड़ी पल पल की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मनुग्या लोईवाल बालासोर ओडिशा से मौजूद हैं और कुंतल चक्रवर्ती बंगाल के दीघा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मनुग्या के पास आपको लेकर चलते हैं। मनुग्या, यास की आहट सुनाई दे रही है? बिल्कुल, आहट के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ बारिश में भीग भी रहे हैं तो गलत नहीं होगा। ये छींटे नहीं हैं, ये बारिश की बौछार है जो शुरू हो चुकी है और 12 घंटे में ये भारी बारिश में तब्दील हो जाएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी अगले 24 घंटे में, जिसकी वजह से न सिर्फ पेड़ उड़ेंगे गिरेंगे, लेकिन हो सकता है कई घरों की छत भी उड़े। और ये इन सारे इलाकों में, उन तटवर्ती इलाकों का हाल बता रही हूँ जहाँ पर अगले 24 घंटे खतरे से खाली नहीं हैं। भले ही राज्य सरकार उड़ीसा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो, गृह मंत्री से लेकर अपने सारे मंत्रियों को इस इलाके में भेज दिया है ध्यान में रखने के लिए, और खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बार बार कॉल्स पर ध्यान रख रहे हैं और मीटिंग्स ले रहे हैं। लेकिन चुनौती अब अगले 24 घंटे की है सबसे बड़ी। कुंतल के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। कुंतल, क्या आप भी महसूस कर पा रहे हैं यास तूफान की आहट को, और साथ ही चक्रव्यूह इस चक्रवात के लिए क्या तैयार किया है बंगाल ने? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ऊंची ऊंची लहरें पूरे दिन भर देखा गया है दीघा में हाई टाइड के दौरान, तो बिल्कुल यहाँ इस तरह के कुछ नुकसान तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए तैयारी भी पूरी है। भले ही यास जो शब्द है इसका मतलब है निराशा, लेकिन पूरे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तालमेल है काफ़ी अच्छी चल रही है। और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ तैनात है, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, नौसेना की टीमें तैनात है, और बंगाल में लगभग 9 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है, और 74,000 सरकारी कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, और पुलिस फोर्स के लगभग 2 लाख कर्मी पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। पिछले साल उम्पुन तूफान के दौरान जो गलती हुई थी, इस बार वही गलती ना हो, इसके लिए हर तरह की तैयारी पूरी है बंगाल में। तो और चलिए यही उम्मीद करते हैं कि ये जो तैयारियां हैं, इन्हीं तैयारियों के चलते आम आदमी जो है उस इलाके का, वो इस यास के कहर से बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। यास तूफान तो देखिए अभी दस्तक देने वाला है, उसे लेकर सरकारें सावधान नजर आ रही हैं, लेकिन जिस ताउते तूफान ने समंदर में कई लोगों की जिंदगी छीन ली, हम उनके गुनहगारों को लगातार बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं।
मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट में हम समंदर में चलने वाले उसी खतरनाक खेल से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े समुद्री जहाजों में इंसान की जान कितनी सस्ती है। समंदर में तूफान के बीच पल पल करीब आती मौत का ये वीडियो 24 घंटे पहले हमने मास्टर स्ट्रोक में आपको दिखाया था। आज हम समंदर के बीच चलने वाले उस खेल से पर्दा उठाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि गहरे समंदर के बीच जहाजों पर चलने वाली दुनिया में काफी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जमीन पर रहने वालों को कुछ भी पता नहीं होता। गहरे समंदर में तैर रहे जहाज पर सवार लोगों की जान की जिम्मेदारी उस जहाज के कैप्टन की होती है। कैप्टन की ओर से लिया गया एक गलत फैसला जहाज पर सवार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मिसाल पिछले हफ्ते की ही लीजिए, जब इसी अरब सागर में बार्ज P305 पर सवार 75 लोगों की जान चली गई, क्योंकि मौसम विभाग की इस चेतावनी के बावजूद भी कि समंदर में ऊंची लहरें उठेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, इसके बावजूद कैप्टन ने बार्ज को किनारे पर नहीं लगाया। अब आखिर कैप्टन के इस फैसले के पीछे क्या कारण था, ये तो मुंबई पुलिस, ONGC और DG शिपिंग, ये जो तीनों एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसमें सामने आएगा। लेकिन आखिर जहाज के कैप्टन्स को ऐसी स्थिति में इस जैसे फैसले क्यों लेने पड़ जाते हैं, इनके पीछे कारण क्या होता है, किस तरह का दबाव होता है, ये बात अपनी इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। अरब सागर की लहरों के बीच इन बड़े बड़े जहाजों में काम करने वाले लोग तो अपना परिवार चलाने के लिए यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन इन जहाजों के जरिए शिपिंग कंपनियों को रोज लाखों रुपए की कमाई होती है। जहाज को किनारे लगाने का सीधा मतलब है बड़ा आर्थिक नुकसान, और यही वजह है कि जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो शिपिंग कंपनी की ओर से कैप्टन पर दबाव डाला जाता है कि वो कुछ जुगाड़ करके जहाज को समंदर में ही रखे ताकि पैसे बच सके। मैं पिछले 10 से 15 सालों से ये शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कैप्टन को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि कैप्टन के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, और कैप्टन एक ऐसी पोस्ट में होता है, कंपनी को भी संभालना पड़ता है उसको, और उसे जहाज के क्रू को संभालना पड़ता है। पहले से ही मैसेज आ जाता है, यानी सेट सी से उसको मैसेज आ जाता है। अब कैप्टन का कॉल रहता है कि वो उसको कैसे उसको टैकल करे, या तो वो कंपनी की सुने कि भाई जहाज रहने दे, सबकी जान मान का नुकसान हो, कुछ भी हो, उसको जहाज चलाने से मतलब है। समंदर में चलने वाले इस खेल का सच सामने रखने वाले जिस नाविक से ABP न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित बात कर रहे हैं, वो जो कुछ बता रहे हैं उसका बार्ज P305 के डूबने वाले मामले से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उनका कहना है कि कमर्शियल जहाजों को चलाने वाले ज्यादातर कैप्टन कंपनी को खुश रखने के लिए खुद के साथ साथ सभी नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। अगर कैप्टन कॉल लेता है कि जहाज किनारे पर लाना है, तो कंपनी उसको ऑफ चार्टेड कर देता है जहाज को। ऑफ चार्टेड यानी उस क्षण से उसकी पैसा बंद जहाज का। तो कैप्टन के ऊपर भी काफ़ी जवाबदारी होती है। हाँ, अगर चाहे कैप्टन तो कॉल ले सकता है, उसके पास इतनी पावर्स रहती हैं। जहाज पर तैनात हर नाविक को आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग देना जरूरी है, और वक्त वक्त पर कानूनन इसकी ड्रिल भी होनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई में होता है? इस नाविक ने जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कई बार जहाज का कैप्टन सिर्फ आलस्य के चलते सेफ्टी ड्रिल नहीं करवाते। ड्रिल कराई जाती है, पेपर में ड्रिल कराई जाती है, पर प्रैक्टिकली ड्रिल अलग चीज है। पेपर में हाँ भाई करके दे दिया, कैप्टन ने भेज दिया कंपनी में, हाँ ड्रिल हो गई, मगर एक्चुअल में होती है कि नहीं होती है उसका कोई अभी तक ऐसा वो नहीं है। लापरवाही एक दो नहीं और भी कई हैं। मसलन जहाज में जीवन रक्षक उपाय, लाइफ राफ्ट, लाइफ जैकेट, लाइफ ट्यूब, रस्सी और कई चीजें जिनका वक्त वक्त पर मेंटेनेंस जरूरी है, उसमें भी रवैया ढीला होता है। इस नाविक ने जो बातें हमें बताई हैं, उनसे लापरवाह कैप्टन्स और भ्रष्ट शिपिंग कंपनियों के बारे में तो पता चलता ही है, लेकिन साथ साथ सवाल खड़ा होता है DG शिपिंग और नौवहन मंत्रालय पर भी।
जिस तरह का भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता समंदर में हो रही है, उसके प्रति ये बेपरवाह नजर आते हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़, मुंबई।